हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। दोस्तों, केवीएस पीआरटी के सिलेबस का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में 3 पार्ट का हमने सिलेबस का विस्तृत विवरण आपको दिया था। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले, समझने वाले सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट 4 सब्जेक्ट कंसर्न, जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस आएगा उसको हम लोग बेहतर विस्तृत तरीके से अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, सिलेबस ही सफलता की जान होती है। यदि आपने सिलेबस या पाठ्यक्रम को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो आपकी सफलता की राह आसान हो जाती है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट कंसर्न में 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 80 मार्क्स के प्रश्न में 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 20 ही क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और मैथ के 20 प्रश्न आएंगे मैथ के, और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के भी 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये हर पार्ट को हम अलग अलग करके देखते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। जो पार्ट 4 है उसमें हिंदी से का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। हिंदी में 20 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो इन टॉपिकों से आएंगे। ये विशेष टॉपिक हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। अब व्याकरण में जैसे हमने पार्ट 1 में का सिलेबस देखा था, पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश आएगी, उसमें लगभग वही सिलेबस यहाँ पर भी है। थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ अनुप्रयोग पर ज़्यादा बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है? अनुप्रयोग पर ज़्यादा बल दिया गया है। देखिए, जैसे पहला बिंदु दिया गया है संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान। आप पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा था संज्ञा, विशेषण, वचन, ये लिंग, कारक, ये सब कुछ आपने पहले पार्ट के सिलेबस में सेम है। लेकिन यहाँ पहचान पे बल दिया गया है। किस पे बल दिया गया है? कि इन चीज़ों को पहचानना आना चाहिए। संज्ञा को पहचानना आना चाहिए, किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा आपको पहचानना। विशेषण आपको पहचानना आना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है, तो आप विशेषण के प्रकारों का भी अच्छे से अध्ययन करना। वचन की पहचान आना चाहिए कि एक वचन का शब्द है कि वो बहुवचन का शब्द है। तो पॉइंट 1 में है संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। तो इनका व्यवहारिक प्रयोग कैसे होता है इसकी आपको समझ होनी चाहिए। यदि इतना समझ आपने विकसित कर लिया तो इसके प्रश्न आसानी से आप हल कर सकोगे। दूसरा पॉइंट है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं। तो हिंदी की जो संख्याएं हैं वो गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप संख्याएं क्या है। यद्यपि जो है हिंदी में जो हमारा देवनागरी लिपि में जो संख्याएं हैं उसको भी आपको सीखना है। साथ में हमारी जो इंग्लिश की गिनती है वो भी देवनागरी लिपि में इंग्लिश फॉर्मेट भी मान्य है। तो दोनों गिनतियां आपको अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए, दोनों प्रकार की। तीसरा पॉइंट है संयुक्त अक्षरों की पहचान। अब जो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र बने होते हैं, कुछ अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो मिलकर बने होते हैं, तो उनकी आपको पहचान करना होता है। उनकी आपको क्या करना है? पहचान करना है। ऐसे संयुक्त अक्षरों की पहचान करना है। संयुक्त अक्षरों का निर्माण कैसे होता है, संयुक्त अक्षर किन किन अक्षरों से मिलकर बनते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के आधारित जरूर प्रश्न आएंगे। ऐसे प्रश्न आपने तैयार कर लिए तो ऐसे संयुक्त अक्षरों के पहचान वाले प्रश्न नहीं भूलेंगे। सब में थोड़ा सा ये व्यवहारिक चीज़ है, चीज़ों को पहचानना है, अच्छी प्रकार देखना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान रखिए कि उसके वर्णमाला पे आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ें, बुक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ें, तो उसके एक एक वर्णमाला पर एक एक शब्द पे आपका ध्यान रहेगा। तो ऐसे ऐसे संयुक्त अक्षर आपको मिलेंगे, उनको पहचानते जाना, उनकी पहचान आपको आनी चाहिए। अगला बिंदु है जो वो है पर्याय और विलोम। ये पार्ट 1 में भी था, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इस तरह अनुकूल होना चाहिए जो
तीसरी क्लास और पाँचवीं क्लास के स्तर के अनुसार जो भी पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको अच्छे से तैयार हो, यद्यपि आपको 12वीं लेवल तक के पर्यायवाची और विलोम शब्द आने चाहिए सामान्य रूप से। इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप हिंदी की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के क्लास के जो पाठों को देखिए, उनके पीछे जो पर्यायवाची विलोम शब्द लिखे रहते हैं उनको अलग से लिख लीजिए। एनसीईआरटी बुक में 3री 4थी 5वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है हिंदी की, उसमें जो भी विलोम शब्द लिखे हैं, जो आपको आ रहे हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो आपको नहीं आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करते धीरे धीरे आपको ऐसा हो जाएगा कि वो सारे विलोम शब्द आपको, सारे पर्यायवाची शब्द आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। यद्यपि दोस्तों आप ये सोचोगे कि हम सभी पर्यायवाची और सभी विलोम शब्द याद कर लें तो ये बहुत टफ वर्क है। बहुत ज़्यादा पर्यायवाची होती, बहुत ज़्यादा विलोम होते, सभी को तो ना याद करना संभव। हाँ, इस पर्यायवाची और विलोम शब्द से अब चाहें कि ये इसका एक भी प्रश्न न छूटे तो आप दूसरी या तीसरी क्लास से एनसीईआरटी से लेकर के 10वीं क्लास की एनसीईआरटी तक की हिंदी की जो बुक है उसमें जो भी पीछे पर्यायवाची और विलोम शब्द आए हुए हैं उनको आप अच्छे से लिख लें और अच्छे से सही क्रम में लिख लें। ये जो बिल्कुल आपको सरल लगता है उसको हटा दें, जो कठिन है उनको आप लिख लें, उनको बार बार 2-1 दिन में उसको देखते जाइए, फिरते जाइए, आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपको ये काम करना है। तीसरा काम है कि सर्वनाम और लिंग की पहचान। सर्वनाम आपको पता होगा, सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर बदले जाते हैं। ये प्रोनाउन आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मैं, हम, तू, तुम, ये सब। तो इनकी पहचान आना चाहिए। एक कैसा सर्वनाम है, वो 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। वो 6 प्रकारों में हम लोग आगे जब हमारी क्लासेज आएंगी तो उसमें हम लोग ये सारा विस्तृत रूप से अध्ययन करें। तो 6 प्रकार के जो सर्वनाम हैं उनमें ये पहचान होगा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कैसा सर्वनाम है, वो आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। यदि आपने पहचानना सीख लिया तो सर्वनाम आपका बहुत ही आसानी से आप अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। इसके बाद लिंग को समझना है कि वो स्त्री है या पुल्लिंग है। इसमें बहुत से ऐसे शब्द लगेंगे कि ये दही खट्टा होता है कि दही खट्टी होती है, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो ऐसे शब्दों को हिंदी में ही तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की हिंदी बुक में देखिए, जो भी लिंग पर आधारित, जेंडर पर आधारित प्रश्न है उनको छांट ली, उनको जेंडर पर आधारित जो शब्द हैं उनको देख लीजिए, जिन पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है उसको एक क्रम में लिख लीजिए और लिख करके उनको बार बार निरंतर रिवाइज करते जाइए। आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, यह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो कुछ दिक्कत होगी हम आगे क्लास में, हमारी क्लासों में आपको समझ में आ जाएगा। अगला बिंदु है विशेषण। विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग। विशेषण है क्या है? विशेषण संज्ञा के साथ ही जुड़ता है। विशेषण बना ही संज्ञा के लिए है, लेकिन विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ कैसे करें? ये नहीं कि जैसे तैसे इधर उधर से कहीं पर भी विशेषण लगा दो, ऐसे नहीं, उपयोग में हो, है ना। ऐसे नहीं कर सकते कि आग के जल से सींचता है, तो जल और आग एक साथ नहीं हो सकते। तो ये कहने अग्नि जल से सींचता है, तो अग्नि जल से सींचता है, आग के जल की विशेषता आग हो गई, तो आग और जल का कोई संगत है ही नहीं, तो अग्नि जल नहीं कह सकते। शीतल जल से सींचता है, ठंडे जल से सींचता है, ठंडा जल पीता है, अग्नि जल पीता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो विशेषण ऐसा हो जो सुसंगत हो। कैसा हो? सुसंगत विशेषण का प्रयोग आना चाहिए। विशेषण आप जानते हो विशेषण क्या है? विशेषण इंग्लिश में भी आपको पढ़ना, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी कोई क्वालिटी बताता है, उसकी कोई गुण बताता है, तो वो विशेषण कहलाता है। अगला है आपका क्रिया। क्रिया क्या है? ये सब जितना टॉपिक है हिंदी में भी पढ़ने हैं और इंग्लिश भी पढ़ने हैं। जब भी हमारी क्लास होगी तो दोनों को मिक्सअप करके कि 2 चैप्टर आपके साथ साथ तैयार हो जाए, हिंदी भी तैयार हो जाएगी और इंग्लिश भी तैयार है। क्रिया भी आपको इंग्लिश में पढ़ना है, काल भी इंग्लिश में पढ़ना है। क्रिया काल कारक चिन्हों की पहचान।
क्रिया आपको आना चाहिए, क्रिया किस प्रकार की, सकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, कैसी क्रिया है, क्रिया के बारे में आपको समझ होना चाहिए। काल के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से काल हैं उनको आपको समझना है। इसके बाद कारक आपको कारक चिन्हों का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, जैसे कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, और संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है में पे पर अधिकरण, अहे हो रे संबोधन, ये कारक के वर्ण। तो ये कारक चिन्हों का आपको कारक क्या दिया, चिन्हों की पहचान करना है, कारक चिन्हों की पहचान। दोस्तों यदि आपने सही तरीके से सिलेबस ही समझ लिया तो 50% सिलेबस तैयार। इसीलिए हम केबीएस की जो पीआरटी की जो सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें सिलेबस पर बहुत फोकस है, और सिलेबस को अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाएगा, और सिलेबस के अनुसार क्लासेज ज़्यादा नहीं होंगी, कम क्लासेज होंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगला है शब्दों के संदर्भ में लिंग की पहचान। शब्दों के अनुरूप लिंग के प्रयोग कैसे करें शब्दों के संदर्भ में, तो आपको लिंग वचन कारक ये सब अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको सिलेबस से रिलेटेड, हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये इस चैनल को पहुंचाएं और चैनल से जुड़ने का भी प्रयास करें। आशा करता हूं कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।